हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम सेवियर सीरीज के अंदर क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं कि अगले 10-12 मिनट के अंदर हम पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कि आपके पास किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, उसकी हमें बात इस चैप्टर के अंदर करनी है। और फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है, वो आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का स्पेस जहां पे कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उस जगह को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम किससे? कैपिटल बी से। इसके एसआई यूनिट होती है टेस्ला और सीजीएस यूनिट होती है, वो होती है गोस। और 1 टेस्ला होता है 10⁻+4 गोस। और अगर आपको 1 गोस निकालना है तो ये इधर जाके 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। डायमेंशन की अगर आप बात करो तो एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है कितना? IBL sin थीटा। आई उस कंडक्टर का करंट होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसके अंदर आपने रखा है, एल कंडक्टर की लेंथ होगी और यहाँ पे थीटा। ठीक है, sin थीटा। तो देखो sin थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो कि बी की हमें डायमेंशन निकालनी है तो F/IL हो जाएगा। F की डायमेंशन होगी MLT-2, करंट का A और लेंथ का L, तो आपके पास आ जाएगा ML0T-2 A-1। देखो डायमेंशन किसी की भी आपको रटनी नहीं है, फॉर्मूला याद रखो, डायमेंशन अपनी आप आ जाएगी। कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्शन की। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो इसमें करंट जा रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं हम स्ट्रेट वायर के अंदर मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हमारे राइट हैंड को स्ट्रेच करो कि थंब और फिंगर्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। फिर करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो। तो जैसे ही कर्ल करना स्टार्ट करेंगे, मान लो ऐसे है तो इधर से अंदर जाएगा, यानी इधर से तो अंदर जाने वाला इनवर्ट डायरेक्शन होगी और इधर से क्या होने वाली है? आउटवर्ड। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होने वाले हैं। सर्किल इधर से अंदर, इधर से बाहर। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ट, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। ठीक है, फिर हमें बात करनी है करंट कैरिंग क्लोज लूप। तो क्लोज लूप के अंदर देखो डायरेक्शन निकाली जाती है, वो निकाली जाती है स्क्रू रूल से। कौन से रूल से? स्क्रू रूल से। और यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर किसी भी क्लोज लूप में क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस का मतलब क्या? इनवर्ड होने वाली है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला? आउटवर्ड होने वाला है सेंटर पे। ठीक है, ये डायरेक्शन। फिर हमारे पास आता है बायो-सावर्ट लॉ। देखो बायो-सावर्ट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? कि हमें पता है किसी भी वायर में करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो मैंने कहा कि मान लो ये करंट कैरिंग वायर है और इससे r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे यहाँ पे आपने लेंथ ले ली, इससे थीटा एंगल पे r डिस्टेंस दूर, बताओ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो आप ये तो बता सकते हो कि करंट ऊपर जा रहा है तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, बट वैल्यू कैसे बताओगे? मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? तो मैग्नीट्यूड किसने बताया? बायो-सावर्ट ने। बायो-सावर्ट ने क्या किया? इसने कहा कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, स्मॉल लेंथ कंसिडर कर लो वायर की, और उसमें करंट आई जाएगा तो ये करंट एलिमेंट बन जाएगा IDL। और इस करंट एलिमेंट की वजह से, देखो करंट एलिमेंट की वजह से r डिस्टेंस दूर और इस लेंथ और r के बीच में एंगल कितना? थीटा। तो करंट एलिमेंट की वजह से r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे एक P पॉइंट होगा और इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है? स्मॉल होने वाली है, dB। ठीक है, और वो dB आपके पास कितना आएगा? μ0/4π IDL sin θ/r²। और μ0/4π की अगर आप बात करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास फिक्स होती है 10⁻⁻7। μ0 होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी अगर μ0 की वैल्यू निकालनी है तो 4π × 10⁻⁷ हो जाएगा। बताओ क्लियर है? ये आपके पास बायो-सावर्ट लॉ। फिर हमें बात करनी है बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो वेक्टर फॉर्म के अंदर सिंपल सी कहानी, हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर भी पढ़ा था चैप्टर 1 में, कि आपके पास ये जो पोर्शन गिवन है ये आपका मैग्नीट्यूड है, और हम क्या करेंगे? वेक्टर में लिखने के लिए जो भी डिस्टेंस है उसके यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो r कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे r को भी मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिख रखा है, बट एक चीज है कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी r वेक्टर का स्क्वायर r² के इक्वल है। r कैप को आप ओपन करके लिख सकते हो r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखोगे बाकी तो एज इट इज है। यहाँ पे देखो dl और r के बीच में एंगल होता है, ये dl और इस r के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो आप dl और r
को लिख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। वापस ओपन करोगे तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, क्रॉस। तो आपके पास बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन में, और नीचे r स्क्वायर इंटू r क्यूब बन जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म का ध्यान रखना। फिर हमारे पास आता है, वो आता है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। देखो आपके पास 3 एप्लीकेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास सेकंड वाली है, इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। फर्स्ट बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की। हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट आई जा रहा है और इसके रेडियस हमें r दे रखी है, तो इसके सेंटर के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, म्यू नोट क्या होगा, कांस्टेंट होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई क्या है, कितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, r उसकी क्या होने वाली है, रेडियस होने वाली है। बट मान लो आपको पूरा सर्किल नहीं गिवन, छोटा सा आर्क आपको सर्किल का गिवन है, तो करना क्या है कि आपके पास ये देखो इतना सा आर्क है और इसमें करंट आई जा रहा है और इसकी रेडियस कितनी है, r। हमें इसके सेंटर के ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करो क्या, इस सर्किल के दोनों एंड से जितना भी पोर्शन दे रखा है उसके दोनों एंड से सेंटर को ज्वाइन कराओ, और जो अंदर का आपका एंगल होने वाला है वो थीटा। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट आई बाई 2r। देखो ये तो पूरे सर्किल का होने वाला है और हमें इतने से पोर्शन का निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा बाई 360 से। मान लो आपके पास आधा सर्किल है और करंट कितना जा रहा है, आई, तो ये और ये इसका सेंटर होने वाला है। तो दोनों एंड से मैं क्या करूंगा, सेंटर को ज्वाइन कराऊंगा, तो अंदर का एंगल कितना बनेगा, 180। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 180 बाई 360 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। क्लियर है। सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन आता है, वो आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। देखो उसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट आई जा रहा है, ए इसकी रेडियस है, स्मॉल ए कितनी क्या है, इसकी रेडियस है, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। देखो म्यू नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होने वाला है। आई क्या है, कितना करंट इसके अंदर जा रहा है, और ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है, इसकी रेडियस है, अपॉन में देखो 2x स्क्वायर। x क्या है, सेंटर से उस एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, सेंटर और एक्सिस के पॉइंट के दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे a क्या, अगेन रेडियस आ जाएगी, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 आपके पास बनने वाला है, ठीक है। फिर थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास आता है, वो आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, इसका आपके पास लेंथ भी होगी, दोनों एंड हमें पता होगा, इसमें करंट आई जा रहा है, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करो क्या, इस वायर के दोनों एंड को ज्वाइन करा लो इस पी पॉइंट से, एंगल बना लो कितना, ∅1 ∅2। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट वैल्यू आने वाली है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आपका कांस्टेंट है। आई क्या है, कितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और आर क्या है, कितनी डिस्टेंस है। फिर आने वाला है मल्टीप्लाई में साइन ∅1 प्लस साइन ∅2, ठीक है, ∅1 ∅2 आपको दोनों एंगल। क्लियर है। फिर आपके पास इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है कि मान लो आपका वायर है वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है या फिर इनफाइनाइट है, तो उस केस के अंदर याद रखना ∅1 और ∅2 दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। आपके पास देखो साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, और 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो नीचे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अगर इसके अंदर एक और केस है कि अगर मान लो पी पॉइंट है वो इस वायर के एक एंड पे है, तो इस एंड से तो एंगल कितना हो जाएगा, ∅1 तो आपका 0 हो जाएगा, और ∅2 कितना हो जाएगा, 90। तो आपके पास देखो साइन 0 तो 0 और साइन 90 कितना 1, तो 0 + 1 1, तो यहां से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट होती है 10⁻⁷। आई क्या, कितना करंट जा रहा है, और आर कितनी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है। ये आपके पास बायो-सावर्ट लॉ कंप्लीट। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है कि देखना आपके पास मान लो ये एक स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट कितना जा रहा है, आई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है सर्किल की फॉर्म में, ठीक है। तो इस सर्किल की पूरी लेंथ के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो छोटी सी लेंथ लोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है B.dl, और इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी लेंथ में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट टाइम्स होने वाला है टोटल कितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन की बात करें तो पहला एप्लीकेशन आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट इसमें आई जा रहा है, इसके आसपास देखो मैग्नेटिक फील्ड आया सर्किल की फॉर्म में, इसको हमने एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लिया। इसकी रेडियस क्या होने वाली है, स्मॉल r, और इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो सिंपल सी कहानी है, स्मॉल का निकालोगे तो B.dl करोगे,
बी डॉट डीएल करोगे, इंटीग्रेट कर लो तो पूरे का आ जाएगा बी इंटू 2πr, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नोट आई के, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट आई अपॉन 2πr, और बी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है आर के, यानी बी और आर के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। क्लियर है। फिर हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर, कि आपके पास एक होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का मतलब है कि जो भी आप उसके अंदर करंट दोगे सारा का सारा करंट उसकी सरफेस पे जाने वाला है, उसके अंदर कोई करंट नहीं रहेगा। इसके अंदर हमने कंसिडर किया है कि कैपिटल आर को हम क्या मानेंगे, होलो सिलेंडर की रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 3 केसेस बनने वाले हैं। एक तो इनसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दूसरा सरफेस पे निकालना है, तीसरा आउटसाइड निकालना है। इसका डायग्राम कैसे होगा कि मैंने कहा ये मान लेते हैं एक सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस में करंट आई जा रहा है जो कि सरफेस पे चला जाएगा, और यहाँ पे ये इसकी रेडियस होने वाली है कैपिटल आर। मैंने एक इनसाइड पॉइंट ले लिया पी, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा क्योंकि अंदर करंट आपका नहीं है। फिर हमने सरफेस के ऊपर पॉइंट ले लिया, तो सरफेस पे जैसे ही पॉइंट लेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सरफेस पे ही करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है, और म्यू नोट आई अपॉन कितना आएगा, 2π कैपिटल आर मैक्सिमम। फिर हमने एक आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया पी, ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या होने वाला है, ग्रेटर होने वाला है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नोट आई अपॉन 2π स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल आर, यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे बी और स्मॉल आर के बीच में बनेगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल आर के चेंज करने पे बी की वैल्यू क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है। सबसे पहला केस देखो, यहाँ पे स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, यहाँ पे बराबर होगा और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जब आपके पास इक्वल है तो इक्वल पे तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, जब आगे स्मॉल आर ग्रेटर होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, और इनसाइड के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है। अब अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं तो देखना सरफेस और आउटसाइड एज इट इज सेम रहने वाला है, ग्राफ भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बट सॉलिड क्या इनसाइड, देखो होलो के इनसाइड तो 0 है, बट सॉलिड के इनसाइड आपका 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड है तो हम करंट जो दे रहे हैं वो उसके सरफेस के अंदर भी जा रहा है, तो इनसाइड होगा कितना, इनसाइड होने वाला है म्यू नोट आई स्मॉल आर अपॉन 2π कैपिटल आर स्क्वायर। याद रखना ऊपर स्मॉल आर से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आर जो है उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, फिर देखो यहाँ बराबर वाले केस के अंदर मैं कैसे याद रखता हूँ कि स्मॉल आर की जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर से एक कैंसिल हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2πr आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो बी इनसाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बाकी सरफेस और आउटसाइड होलो के सेम है। तो यहाँ पे ग्राफ देखो इनसाइड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, सरफेस पे मैक्सिमम है, और आउटसाइड आपका क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ के तीनों एप्लीकेशन खत्म। क्लियर है। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करनी है, और टॉपिक का नाम हमारे पास है सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड होता क्या है कि हमें एक स्ट्रेट वायर लेंगे और उसको हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड कर देंगे, तो ये अरेंजमेंट हमारा क्या होगा, सोलेनोइड होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सर्किल बनेंगे, तो इनका जो डायमीटर होगा और जो सोलेनोइड की लेंथ होगी, डायमीटर लेंथ से बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है, लेंथ बहुत बड़ी होगी। क्लियर है। यहाँ से एक और चीज देखना कि इसके अंदर यहाँ पे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, यानी इधर से अगर आप देख रहे हो तो इधर से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, दूसरी साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा, मैंने कहा मान लो ये सर्किल है, इस सर्किल के अंदर मेरी तरफ से करंट क्लॉकवाइज है, तो वही आपकी तरफ से क्या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज करंट जब भी जाता है तो साउथ पोल बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बनता है। तो मेरी तरफ से इधर से हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है, वही दूसरी साइड से क्या एंटी क्लॉकवाइज है। इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो उधर से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। क्लियर है। क्लॉकवाइज में इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो साउथ पोल बनेगा, इधर नॉर्थ पोल बनेगा, तो आपका जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है, कि बार मैग्नेट में भी एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनोइड नियर इट सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आने वाला है, म्यू नॉट एन उसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, आई कितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और एल उसकी क्या होने वाली है, लेंथ होने वाली है। इसके अंदर एक और टर्म आती है, वो आती है टर्न डेंसिटी। देखो टर्न डेंसिटी होती क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स आ रहे हैं सोलेनोइड के। स्मॉल एन से हम डिनोट करते हैं, तो देखो कैपिटल एन बाई एल को हम क्या लिख देते हैं, स्मॉल एन, तो म्यू नॉट स्मॉल एन आई आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखना सर्किल है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, सारी की सारी स्ट्रेट और पैरेलल होती है, कभी घूम के वापस नहीं आती। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आउटसाइड यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, यानी आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0।
ये आपका सोलेनोइड। इसके बाद अभी बात करनी है, वो करनी है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मान लो इस तरीके से आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया। ठीक है, तो यहां से देखो वी के कंपोनेंट करोगे तो एक आएगा वी कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वी साइन थीटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर जो जिसको हम थ्रो कर रहे हैं वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है क्यू चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी और ये साइन थीटा। वी साइन थीटा क्या है? वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपके पास क्यू बी वी साइन थीटा। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो याद रखना क्यू और एंगल किस किस के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में। और साइन थीटा का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे वी क्रॉस बी लिखना है, बी क्रॉस वी मत लिखना, पहले वेलोसिटी आएगी फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एमसीक्यू आते हैं, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बहुत बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसके अंदर हमने किसी क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया। तो दो कंपोनेंट बने, एक हॉरिजॉन्टल बना वी कोस थीटा और एक वर्टिकल बना वी साइन थीटा। V1 आपका हॉरिजॉन्टल है, V2 आपका वर्टिकल है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे कि जो V1 है हॉरिजॉन्टल है वो तो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए और वर्टिकल कंपोनेंट सर्कुलर मोशन के लिए, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें क्या दे देगा? हेलिकल मोशन दे देगा। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं रेडियस की, कि यहाँ पे देखोगे इस तरीके से कैसे पाथ बनने वाला है। अगर मैं पाथ की बात करूं तो यहाँ पे जैसे जाएगा, यहाँ पे ये हेलिकल पाथ के अंदर जाने वाला है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन तो कराएगा वी कोस थीटा और ये सर्किल में घुमाएगा वी साइन थीटा V2। तो हमें क्या निकालना है? जो सर्किल यहाँ पे बन रहा है इस सर्किल की रेडियस निकालनी है। रेडियस कैसे निकलेगी? कि भाई चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो वो उसको सर्किल में लेके जा रहा है, और सर्किल में लेके जा रहा है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक के। तो यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल तो होगा mv²/r, और ये वेलोसिटी कौन सी है? ये वर्टिकल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से वी साइन थीटा की वजह से ही क्या लगता है? आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो v²/r हो गया, और यहाँ QBV, v से v कैंसिल हो गया, r की वैल्यू निकालोगे तो mv/qb आ जाएगा। m मास है, v आपका वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है, q चार्ज है और b मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमें क्या निकालना है कि इसको एक चक्कर पूरा लगाने में टाइम पीरियड कितना लगने वाला है? एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड जनरली क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2πr, स्पीड कितनी है? v। ठीक है, तो यहां से देखो r की वैल्यू मैंने पुट कर दी mv/qb, तो v से v कैंसिल, टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm/qb। फिर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो न्यू बराबर क्या होता है? 1/t, तो रेसिप्रोकल कर दो qb/2πm। अगर मान लो ओमेगा निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ओमेगा क्या होता है? 2π न्यू, तो 2π इंटू न्यू की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लो थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब है चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया गया है। तो पैरेलल के केस के अंदर याद रखना कि आपका v1 v cos 0 तो v हो जाएगा, और वर्टिकल वेलोसिटी v sin 0 कितनी हो जाएगी? 0। तो वो सीधा देखो इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, वर्टिकल तो 0 है, यानी सर्कुलर पाथ में वो नहीं जाएगा। मोशन आपकी कौन सी बन जाएगी? स्ट्रेट ओनली बन जाएगी। ठीक है, यही अगर आप परपेंडिकुलर थ्रो करते हो तो v cos 90 यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब है कि सिर्फ वो एक ही सर्किल पे घूमेगा, आगे स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा, यानी हेलिकल पाथ दोनों में ही नहीं मिलेगा। इसमें स्ट्रेट मोशन बनेगी ओनली, और इसके अंदर सर्कुलर होने वाली है। बट अगर आपका एंगल थीटा है जिसमें वर्टिकल वेलोसिटी भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, तो उस केस के अंदर आपका हेलिकल पाथ बनने वाला है। बताओ क्लियर है? ठीक है, इसके बाद एक और चीज ध्यान रखना, आपको सबको पता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल सबको पता है, ये आपके पास फोर्स होता है, थंब फोर्स होता है, फर्स्ट फिंगर जो फोर फिंगर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये आपके पास जो मिडिल फिंगर है वो क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फादर मदर चाइल्ड, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये आपके पास मोशन। फिर हम बात करते हैं, वो करते हैं लोरेंट्ज फोर्स की। लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे रीजन में थ्रो करते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो, तो उस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लोरेंट्ज फोर्स। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएगा, मैग्नेटिक भी लगाएगा। इलेक्ट्रिक कितना लगाएगा? QV, और मैग्नेटिक QE, और मैग्नेटिक कितना लगाएगा? QV क्रॉस B। यानी अगर आप नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो Q तो कॉमन आ जाएगा दोनों से, E + BV sin थीटा।
ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे थीटा आपका मान लो 0 है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो एंगल पे फर्क नहीं पड़ता, बट मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर पैरेलल चार्ज पार्टिकल थ्रो कर दिया है तो साइन 0 कितना होगा 0, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है, मैग्नेटिक नहीं लगने वाला। बट अगर 90 पे थ्रो किया गया है तो इलेक्ट्रिक भी लगेगा और मैग्नेटिक भी लगेगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके अंदर एक नोट आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक एक्स में है, दूसरा वाई में है, तीसरा जेड में है, ठीक है, तो आपका लोरेंट्स फोर्स कितना हो जाएगा 0। अगर लोरेंट्स फोर्स 0 हो गया तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी E/b, और ये आपका वेलोसिटी सेलेक्टर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स एक्टिंग बिटवीन या फोर्स एक्टिंग ऑन फिर हमारे पास आता है इस चैप्टर का मोस्ट वेलोसिटी सेलेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। की हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्स की वैल्यू जो उसके ऊपर लगने वाला है वो होगा I/B/L sin थीटा। आई क्या है, कंडक्टर में कितना करंट जा रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड होगा, एल उसकी लेंथ और साइन थीटा। थीटा क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी एक्सिस जो होने वाली है, दोनों के बीच में एंगल होने वाला है मैग्नेटिक थीटा। तो यहाँ से अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो F इक्वल्स टू आने वाला I/L क्रॉस B साइन थीटा है, तो क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, याद रखना L पहले आएगा। उसके अंदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर आपके पास QBV साइन थीटा था, तो उसके अंदर वेलोसिटी पहले आती थी, मैग्नेटिक फील्ड बाद में। अगर थीटा 0 है तो साइन 0 आपका 0 हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 90 है तो मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है I/B/L, ठीक है। अब आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, और वो आपके पास है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। इसका क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू में आए, चाहे डेरिवेशन आए या 3 मार्कर आए, इसका क्वेश्चन कंफर्म आता है पेपर के अंदर। अगर आप देखोगे ये कह रहा है कि दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, d है। और दूसरा केस आपके पास है जिसमें दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो याद रखना दोनों कंडक्टर में अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर या दोनों नीचे, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, यानी F1 सेकंड की तरफ लगेगा और F2 क्या होगा, फर्स्ट की तरफ लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। सेम अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वल फोर्स से रिपेल करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, तो वो लगेगा 2 μ0/4 पाई I1 I2 अपॉन में d इंटू एल। देखो 2 μ0/4 पाई कितना होगा, 10⁻⁷। I1 I2 क्या है, दोनों कंडक्टर का करंट, अपॉन में d क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन, और L क्या है, जिस कंडक्टर पे फोर्स लगा रहे हो या निकाल रहे हो उसकी लेंथ, ठीक है। फिर वो बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालोगे, तो इस लेंथ को डिवाइड में ले आओ, तो आपके पास आ जाएगा 2 μ0/4 पाई I1 I2/d, और यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, ऊपर यूनिट रहेगी सिर्फ न्यूटन, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे न्यूमेरिकल जब आते हैं तो 2 × 10⁻⁷, ठीक है। I1 I2 और अपॉन में d, I1 I2 दोनों के करंट, d दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, वो करते हैं आपके पास अगला टॉपिक आने वाला है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। की हमारे पास एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, और मान लो कि जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा निब्बा कोस थीटा, ठीक है। और थीटा किस किस के बीच में है, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन ऑफ कॉइल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा, ठीक है। याद रखना निब्बा कोस थीटा। बट कई बार वो क्या होते हैं कि आपको न्यूमेरिकल्स देखे होंगे साइन की फॉर्म में गिवन आता है, साइन थीटा गिवन आता है। तो वो साइन थीटा क्या होता है कि आपके पास एक एंगल हम बनाते हैं किस किस के बीच में। देखो ये आपके पास प्लेन है, ये लाइन क्या है आपके पास, प्लेन है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा है। जो आपके पास
साइन थीटा लगता है ना, वो एंगल क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आता है, एरिया वेक्टर आता है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैंने एंगल मान लिया, मान लो अल्फा, ठीक है। तो आपके पास थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस अल्फा आएगा। तो कोस 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोस लगा रहे हो तो एंगल होगा प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और अगर आप साइन लगा रहे हो तो उसके अंदर आपको एंगल लेना पड़ेगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और जैसे भी एंगल गिवन है आप इस तरीके से बना लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन ऑफ कॉइल है और ये इसका परपेंडिकुलर है, आपको अपने आप एंगल समझ में आ जाएगा कि वैल्यू क्या होने वाली है। थीटा होगा तो कोस लगाना, अल्फा होगा तो आपके पास साइन लग जाएगा। फिर आपके पास इसके अंदर आता है मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके अंदर प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो, यानी मैक्सिमम टॉर्क जहां पे प्रोड्यूस होता है। कि भाई प्लेन ऑफ कॉइल की बात कर रहे हैं, अगर एरिया वेक्टर की बात करते तो थीटा कितना होता, 90 होता। प्लेन ऑफ कॉइल का मतलब आपके पास पैरेलल का मतलब थीटा 0 होगा तो कोस लगेगा, तो कोस 0 1 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, उसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, कॉनकेव शेप की मैग्नेट हो गई जो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं, या फिर हॉर्स शू मैग्नेट जो हो गई, ये सब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। फिर हमारे पास इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक आता है, वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो इसका एक क्वेश्चन कंफर्म आता है पेपर के अंदर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ये एक डिवाइस होता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है या डिटेक्ट करता है। प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल है ये रहा कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, ठीक है। इसके अगर डेरिवेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम टॉर्क आएगा कितना, निब्बा। एन कोइल के टर्न्स होंगे, आई उसका करंट होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या होने वाला है, एरिया, ठीक है। और इतने टॉर्क की वजह से कोइल क्या करेगी, नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो जितनी बार डिफ्लेक्ट करेगी उतनी बार रिस्टोर करने का काम होगा, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है 5K, और दोनों इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से आप फाई की वैल्यू निकालोगे, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन निकालोगे, गैल्वेनोमीटर नीडल के नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन निकालोगे तो ये आपके पास आने वाले हैं निब्बा बाई के यहाँ पे होगा टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके पास फाई आया। फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर नीडल पर यूनिट करंट, कि पर यूनिट करंट में कितने डिफ्लेक्शन हो रहे हैं। फाई बाई आई, फाई क्या है, निब्बा बाई के अपॉन में आई, आई से आई कैंसिल हो गया, आई एस आ गया, निब्बा बाई के, एन बी ए बाई के, एन बी ए बाई के। ऐसा यूनिट की बात करें तो फाई तो एंगल है, डिफ्लेक्शन हो रहे हैं यानी एंगल पे हो रहे हैं, तो ये तो होगा रेडियन और करंट का हो जाएगा एम्पियर। फिर हमारे पास आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट या फिर पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ से फाई बाई वी, फाई क्या होगा, निब्बा बाई के, और वी को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर, आई से आई कैंसिल, तो आपके पास बन जाएगा एन बी ए बाई के इंटू आर। क्लियर है। ऐसा यूनिट की बात करें तो रेडियन पर वोल्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो आपको ये तीनों चीजें, इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, करंट सेंसिटिविटी भी पता होनी चाहिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास आखिरी इसके अंदर आता है, वो आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। याद रखो, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो उसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगता है जिसको हम शंट बोलते हैं, और वोल्टमीटर बनाना है, एमीटर में तो हम शंट लगाते हैं, मतलब पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, और एमीटर के अंदर सीरीज में क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। रटना कुछ भी नहीं है, देखो यहां से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखना क्या होने वाला है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा दिया, एस नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे। तो इसमें करंट जा रहा होगा आई, गैल्वेनोमीटर में कितना जाएगा, आई जी, तो बचा हुआ किसमें चला जाएगा, शंट में जाएगा, आई माइनस आई जी। अब देखना जी और एस दोनों किसके अंदर है, पैरेलल में, यानी दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो इसका निकालेंगे तो करंट आई जी इंटू जी, और इसका क्या होने वाला है, आई माइनस आई जी इंटू एस। एस की वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड में ले आओ, एस क्या है, शंट रिक्वायर्ड, जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, और आई क्या आने वाला है, ये पूरा नेट करंट है, मतलब एमीटर का करंट, मतलब रेंज ऑफ एमीटर। क्लियर है। फिर आपके पास आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखो ये पूरा का पूरा एमीटर है, ऐसा कैसे, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, वोल्टमीटर बनेगा जब सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो जी के सीरीज में आर है, जी में से करंट आई जी जा रहा है, तो इसमें से भी क्या जाएगा, आई जी जाएगा, और इसका भी पोटेंशियल होगा वी जी, इसका होगा वी आर, और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, वोल्टमीटर का होगा। तो मैंने वी बराबर कर दिया वी जी प्लस वी आर। वी जी कैसे निकालेंगे, आई जी इंटू जी, आर में भी करंट सेम है तो आई जी इंटू आर।
आई जी कॉमन आ गया, जी प्लस आर, तो वी अपॉन में आई जी और माइनस का जी कर देंगे कैपिटल, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर आपका क्या है, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, जी आपका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, और आर ये वी आपका क्या है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर। ये आपके पास पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। ये सारे इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक हमने इसके अंदर सारे हमने कवर किए हैं, और ये आपके 10, 12, 15 मिनट जो भी लग रहे हैं इसके अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर 4 रिवाइज क्लियर है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर 5 का वीडियो आने वाला है। ओके, थैंक यू।